नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास के प्रश्न और उत्तर को यानी हम लोग प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। सेकेंड पार्ट तक हम लोग लगभग 100 प्रश्न देख चुके थे। आज थर्ड पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पूरे 50 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो साथियों, यह है स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। यह प्रश्न हमने आपको कराया था कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या फिर द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिकारक सिद्धांत भी हमने बताया था, अगर पूछा जाए तो स्पीयरमैन के साथ आप लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किस में अंतर्निहित है? तो ये विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न और उत्तर। इसमें आपको अधिक से अधिक वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक सकारात्मक गुण कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? तो ये परिवेश का प्रभाव कहलाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में क्या प्रयुक्त होती है? तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में समाजमिति विधि प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है आत्मीयता का स्थान। ये आपका आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्रेरकीय संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर मैकडूगल आपका आंसर दिया हुआ है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। यूपी टेट में यह एक ही जगह से प्रश्न 2 पूछा गया था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। 14 किसने दिया है या फिर किसने बताई है? तो मैकडूगल ने। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो यह कार्यात्मवाद आपका आंसर है, कार्यात्मवाद। अगला प्रश्न है कि अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह भी कार्यात्मवाद से संबंधित है। कह रहा है कि किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रोबेल को खेल विधि या फिर खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि खेल विधि के जनक कौन है? तो फ्रोबेल आप लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समूहगत्यात्मकता। अगला प्रश्न है साथियों कि साक्षात्कार का संबंध किससे है? तो साक्षात्कार का संबंध है व्यक्ति से व्यक्ति का। अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? तो व्यवहारवाद यह इवान पावलोव के परीक्षणों पर आधारित था। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था और स्किनर ने चूहे पर, और कोहलर ने जो बनमानुस चिंपांजी था जिसका नाम था सुल्तान, उस पे प्रयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? स्मृति के बारे में।
तो स्मर्ट के बारे में यहाँ पर किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने। ये आपका आंसर है। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो यह गेस्टाल्टवादियों की देन है। ये आपका आंसर है। मनोविज्ञान में किसका महत्व है? तो मनोविज्ञान में निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का और वही दर्शन का महत्व है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अधिगम के नियमों को किसने प्रतिपादित किया? तो अधिगम को अंग्रेजी में हम लोग लर्निंग कहते हैं, और लर्निंग यानी कि सीखना। अधिगम को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? इसका हिंदी होगा सीखना, लर्निंग का। तो किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है? थार्नडाइक। तो अभी हमने बताया थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे। इस तरह आप लोग प्रश्नों को जोड़कर याद रखिए। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो किंडरगार्टन पद्धति में दी जाती है। किस पद्धति में दी जाती है? किंडरगार्टन विधि या फिर पद्धति। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। और फ्रायड से आप लोग फ्रॉवेल के याद रखिएगा। फ्रायड और फ्रॉवेल अलग अलग हैं मनोवैज्ञानिक। तो फ्रॉवेल किसके हैं? खेल विधि के जनक हैं, और फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो प्रयोजन विधि प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है कि अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो कार्यों को बालक के वृद्धि एवं विकास के रूप में सीखना चाहिए। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है सीखने के बारे में, अधिगम के बारे में? तो यह क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है। आत्मनिष्ठ पद्धति है। तो यह आत्मनिष्ठ जो पद्धति है यह अंतर्दर्शन विधि है। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन है जेम्स का। जेम्स के अनुसार इन्होंने कहा है कि अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो। अधिगम की प्रभावशाली विधि है। तो यहाँ पर अधिगम की प्रभावशाली विधि पूछा गया है। करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। अगला प्रश्न है कि छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? तो यह सबसे पहले मनोविश्लेषणवादियों ने दिया। अगला प्रश्न है साथियों, कार्यात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है विलियम जेम्स। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है तो E.L. थार्नडाइक। अगला प्रश्न है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। कह रहा है कि दोनों की जो समान बुद्धिलब्धि है 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। कह रहा है कि रमेश अंकित से बुद्धिलब्धि 120 है और रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यानी कौन छोटा है? अंकित। यानी कि कह रहा है यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु बताइए। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। जब रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित की आयु 12 है तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगी। अब 10 वर्ष है, बुद्धिलब्धि कितनी है? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर मेंटल आयु बट्टा एवरेज, जो औसत आयु होती है। यहाँ पर CA लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे IQ 120 दिया गया है और कह रहा है कि 2 वर्ष छोटा है। अगर अंकित की आयु 12 वर्ष है तो यहाँ पर किसकी पूछा गया है? रमेश की मानसिक आयु पूछा गया है। तो मानसिक आयु नहीं दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है आपका रमेश की मानसिक आयु पूछी गई है और इसका जो आयु दिया गया है इससे 2 वर्ष कम यानी 10 वर्ष है।
तो देखिए इसको आपको इस सूत्र पे रखना होगा, IQ मेंटल आयु अपॉन उसकी जो औसत आयु है इंटू में 100। तो यहाँ पर जो है 120 दिया गया है, उस दोनों की बुद्धि लब्धि समान है। मेंटल आयु आपको निकालना है, मानसिक आयु, और ये यहाँ पर उसकी जो है औसत आयु दी गई है 10 वर्ष होगी, क्योंकि जब अंकित 12 वर्ष है और रमेश 2 वर्ष छोटा है तो 10 वर्ष होगा, इंटू में 100 कर देंगे। अब यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेंटल आयु आपको मानसिक आयु निकालने के लिए जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 120 अपान 10 डिवाइड करेंगे तो 12 वर्ष आपका आयु यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं मानसिक आयु से इस सूत्र पे तो आए तो आप लोग लगा सकते हैं। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100 आपको याद रखना है। IQ बराबर MA/CA इंटू 100। इतना आप लोग याद रखते हैं तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप कौन सा है? तो अवलोकन इसका आंसर है, अवलोकन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो इसको फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो टॉलमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? तो उसे केस स्टडी विधि कहा जाता है। पुनर्वलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी किस विधि ने किया? तो चिकित्सात्मक विधि ने। कह रहा है कि ईद ईगो सुपर ईगो की अवधारणा का जन्मदाता कौन है? तो यह फ्रायड है। कौन? सिगमंड फ्रायड, याद रखना है। अब भूल के फ्रॉबल मत लगा दीजिएगा, फ्रॉबल दूसरे हैं, खेल विधि के जन्मदाता। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है किसमें? निरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान होती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? जब एक समान होगा तो सरल होगा, यानी सरल रेखी। अगला कह रहा है कि बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो बाल अपराधियों के उपचार यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि और वैज्ञानिक विधि, ये इनके उपचार हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो देखिए समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं उनके ये निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे में दिया गया है कि कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, और कक्षा में अधिक बातें करते हैं, और साथ ही साथ अधिक क्रियाशील होना, और गृह कार्य करके न लाना, और जो है कक्षा में जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। ऐसे समस्याग्रस्त बालकों की व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी उसमें अधिगम भी होगा और वृद्धि भी होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता कह रहा है का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। तूफान एवं तनाव का काल किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने? तो स्टैनले हॉल ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। जो बालक में असामान्य बात होती है, जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी जितना भी दिया गया है, कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, और कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। ये प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, किसकी अवस्था है? अधिगम एवं वृद्धि की। और विकास में वृद्धि का तात्पर्य किससे है? तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से है। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विकास से। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था है।
और किशोरावस्था को स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने तनाव एवं तूफान का काल कहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास किसका परिणाम है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो IQ वाला फार्मूला लगा दीजिए, IQ बराबर MA/CA, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। वास्तविक आयु इसकी दी गई है और मानसिक आयु दी गई है 12 वर्ष, मानसिक आयु दी गई है 10 वर्ष इंटू 100, 10 दहा के 100, 10 बार 12 दहा के 120। आपका आंसर हो जाएगा 12 में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 120 आंसर आ जाएगा IQ बुद्धि लब्धि। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए। IQ इसका फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी MA/CA वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्या करेंगे, मानसिक आयु दिया गया है 12, वास्तविक आयु 10, 100 से गुणा, 10 से डिवाइड, 10 बार में डिवाइड होगा, 10 दहा के 100 और 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 यानी गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। कह रहे शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए ताकि स्पष्ट समझ में आ सके, स्पष्ट दिखाई भी दे सके। अगला प्रश्न कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो यह अवस्था है मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय एवं कक्षा आंसर हो जाएगा आपका। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और आज ये आपके वीडियो का आखिरी प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो यह जाता है जीन पियाजे को। और यहाँ पर आपका सही जवाब है जीन पियाजे, आंसर दिया गया है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।